हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका रिलेटेड है कोई क्वेश्चन यूपीएससी से। तो यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अभी जो एग्जाम हुआ था जून 2024 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक्चुअली हम सीरीज तो चला रहे हैं, साथ के साथ उस सीरीज के मेन मेन पॉइंट हम देख रहे हैं। ठीक है। तो आज का इस ये रैंडम क्वेश्चन हमने उठाया है पेपर में से। तो इस रैंडम क्वेश्चन में देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन निकला है। बोला कि वो आर द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टेक ओवर। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब असेंबली संभाली थी, ठीक है, तो उससे पहले कौन था। ये चीज एक्चुअली में आपसे पूछा गया है। ठीक है। प्रोविजनल मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था वो आपसे पूछा है। तो अब आप टाइम पीरियड देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रोविजनल प्रेसिडेंट कब से कब तक थे। अपने 1946 से लेकर 1950 जब तक देश आजाद हुआ। ओके। और 1950 से लेकर 1962 तक ये क्या रहे, अपने देश के प्रेसिडेंट रहे, जो कि परमानेंट थे। ठीक है। जो कि आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है। तो 1946 से लेकर 1950 तक ये प्रोविजनल प्रेसिडेंट रहे यहाँ पर। तो इससे पहले कौन था। एक्चुअली में इससे पहले नहीं, वो इंसान प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया था फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट वो था, सेकंड आपका राजेंद्र प्रसाद था। तो फर्स्ट इंसान कौन था, और ये हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। और डी में आप देखोगे सचिनानंद सिन्हा। सचिनानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा क्या एक आईएएस ऑफिसर थे। तो ये सिर्फ आपके 2-3 दिन के लिए आपके प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए थे। ठीक है। जो कि आपकी क्या होती मीटिंग हुई थी। 3 मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर, आई थिंक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ऐसे कुछ। तो 9 दिसंबर, एक मिनट भाई, आई थिंक 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 11 दिसंबर 1946 तक ये बनाए गए थे। ठीक है। और ये भी आपका 11, ये आपका 11 दिसंबर 1946 में आपके राजेंद्र प्रसाद आ चुके थे। लेकिन उससे पहले था 2 दिन 3 दिन के लिए डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा। ठीक है। और ये 2 मीटिंगों में पार्ट लिया था इन्होंने। 2 काउंसिल यहाँ पर करवाई थी। ठीक है। तो इसके लिए प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुनना जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पर देश आजाद हो रहा था, उस टाइम पे कानून बन रहे थे, तो वहां पर इस चीज को बताया गया था। तो ठीक है। तो उसकी देख रेख में हुआ था। तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा वो पहले आदमी थे जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने अपने असेंबली के। दूसरे नंबर के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और बात कर लिया जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपने समझ आए होगी इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो देख लेते हैं आज के इस टॉपिक में क्या क्या हमने टॉपिक उठाया है। कुछ बेसिक बातें करेंगे। किसके बारे में, राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, सी राजा गोपालाचार्य के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, जिसे हम भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं, टी टी कृष्णमाचारी के बारे में, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा के बारे में। तो 5% इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी वीडियो लंबी जाने वाली है, क्योंकि हमें क्या करना, पूरा हिस्ट्री, देश, इन सभी का क्या था, देश आजाद होने में इनका कोई ना कोई हिस्सा था। तो उस हिस्से के बारे में पढ़ेंगे कि अपने उसकी थोड़ी सी बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। 5 या 6 पॉइंट सभी के लेकर आया हूँ। ठीक है। थोड़े अच्छे तरीके से जान लेंगे इनको, और भी अच्छा रहेगा अपने लिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना। अब सर्वाइविंग के बात करें, जनवरी 26 1950 जिस दिन अपना देश रिपब्लिक बना था, मई 13 1962 तक ये क्या रहे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 50 से लेकर 62, 12 साल ये अपने देश में प्रेसिडेंट के रूप में रहे। ठीक है। तो पहले भी क्या थे, 5-5 साल के चुनाव थे। लेकिन 1992 में, 1950 से लेकर 1952 तक, सॉरी 92 नहीं, 52 तक, जो फर्स्ट अपना जो फर्स्ट
इलेक्शन हुआ था तो 13 मई 1952 को हुआ था। और 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक, मतलब यहाँ तक तो दो टू टर्म्स रहे। ठीक है। प्लस 2 साल और रहे। 2 साल क्यों रहे? क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन अपने देश में नहीं बना था। ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ तो फर्स्ट इलेक्शन आपका 13 मई 1952 को किया गया, और 13 मई 1952 में ही इसको प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, और 13 मई 1962 तक ही ये रहा। और आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन के रूप में तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक आपने बताना। ओनली प्रेसिडेंट थे जो 2 फुल टर्म ऑफिस में रहे। आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट अपने देश में नहीं हुआ जो कंटिन्यू 2 टर्म्स रहे। हाँ, आए हैं 3 प्रेसिडेंट आए हैं अपने देश में। वो आप खुद पता करोगे कि वो 3 प्रेसिडेंट कौन है जो 2 बार आए हैं। लेकिन 2 बार कंटिन्यू नहीं है। एक बार 5 साल गए, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर 5 साल आओ। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपना स्टार्टिंग की थी। तो रोल की बात कर लेते हैं, इनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल थे। तो डॉक्टर प्रसाद, जो कि अपने राजेंद्र प्रसाद थे, वो एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी काम आते हैं। याद करो कि महात्मा गांधी के साथ इनके बहुत अच्छे लिंक थे। ठीक है। और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ जो पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट किया, जो कि साल्ट सत्याग्रह, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये 2 चीज आपने बहुत फेमस सुना होगा, साल्ट सत्याग्रह और क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जो कि आपका साल्ट सत्याग्रह किस लिए था? कि कानून तोड़ने के लिए था। ठीक, किस चीज का? नमक कानून तोड़ने के लिए। क्योंकि जब हमारे देश पर नमक होता था तो वो नमक एज ए टैक्स अंग्रेज सरकार लेती थी, 75% अप्रोक्स। ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया कि वहां पर एक कानून बनाया गया कि नमक नहीं करेंगे। तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर नमक तोड़ो आंदोलन फिर चला, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड लेगा ना, ये 24 दिन का लेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कब हुआ था। ये आपको 1930 के अंदर हुआ था। ठीक है। राइट। तो ये 24 दिन का टाइम पीरियड चला था। 24 दिन कब कब? मार्च अप्रोक्स, हाँ, 12 मार्च 1930 से लेकर कब तक चला ये? 24 दिन लगा लो, 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ये शॉर्ट सत्याग्रह था। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, कैंडिडेट के बारे में पूछ लिया जाता है, किलोमीटर पूछ लिया जाता है, कितना किलोमीटर ये चले होंगे पैदल पैदल। तो इस चीज के बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो यहाँ पर आप किलोमीटर की बात करें तो लगभग 240 माइल यहाँ पर बताया गया है। 240 माइल मतलब लगभग कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको? 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.6 लगभग 380 किलोमीटर के लगभग ये बनेगा किलोमीटर। और कितने आदमी इसके साथ चले थे? 78 आदमी इसके साथ थे। ठीक है। 78, 78 या 80 के लगभग यहाँ पर इसके साथ थे, गांधी के साथ। और नेहरू भी इसमें एक था। और क्वाइट इंडिया मूवमेंट आपको याद होगा कि 1942 में आपसे हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और ये क्यों हुआ था इसके बारे में भी आज जान लिए। सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, ज्यादा बड़ा लेवल नहीं बता रहा। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था आपका जब 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो अंग्रेजों ने बोला था कि आप हमारा सहयोग दीजिए, हम इंडिया को आजाद कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? तो इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन कुछ दिन के बाद इन्होंने अंग्रेजों की रणनीति पता लगी। और उस रणनीति के कारण महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को क्या किया? एक नया आंदोलन छेड़ दिया, जो कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट का बहुत अच्छा आंदोलन था। इसकी वजह से तो आज अपना देश आजाद हुआ है। ठीक है। जहां पर बोला गया था डू एंड डाई का नारा भी यहीं पर लगाया गया था। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि डू एंड डाई कब लगाया गया? जब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। ठीक है। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। 3 दिसंबर 1884 में ये जन्मे थे। कहाँ? जिरादई, बिहार के अंदर। अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट था। तो डॉक्टरेट लॉ लॉ किया था इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से।
लॉयर बने। पहले तो काम किया उसने लॉयर का कलकत्ता हाई कोर्ट में, बाद में क्या किया पटना हाई कोर्ट में ये लॉयर का काम कर रहे थे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन असेंबली में क्या कंट्रीब्यूशन था? एज ए मेंबर 1946, याद करो 11 दिसंबर 1946 का दिन था, जो कि असेंबली में ज्वाइन किया डॉक्टर प्रसाद ने, और अपने सिग्निफिकेंट रोल किया ड्राफ्टिंग कमेटी कमेटी के अंदर। और ड्राफ्टिंग कमेटी किसने स्टार्ट की थी? याद करो, अपने पास एक ऑप्शन में था भीमराव अम्बेडकर, वहां तक था, ठीक है, जिसे हम फादर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच हेल्प फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने क्या क्या हेल्प किया था, ठीक है, तो ज्यादा पॉइंट नहीं है, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लिटरेरी मतलब इस ये अपने बारे में क्या कुछ करते थे, तो ये एक प्रोफेशनल राइटर थे वो, प्रोलिफिक राइटर, मतलब वो कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो उसने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, आत्मकथा। आत्मकथा पूछ लिया जाता है जनरल नॉलेज में, एसएससी वगैरह के क्वेश्चन जो भी है, या जनरल नॉलेज में पूछ लिया जाता है कहीं पर भी टेस्ट में। तो आत्मकथा किसकी ऑटोबायोग्राफी आपकी? राजेंद्र प्रसाद की। और एक और बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड भी किसकी बुक है? राजेंद्र प्रसाद की, याद रखना। कोज ऑफ पार्सन किस लिए थी? पार्टिस पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया जो कि आपका पाकिस्तान और आपका इंडिया में कन्वर्ट हो गया, तो इसके बारे में ये लिखी हुई है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। लेजेसी एंड ऑनर्स क्या क्या इसको मिले थे? भारत रत्न इसको मिला है, जो कि इंडिया का सिविलियन अवार्ड है, मतलब बहुत फेमस अवार्ड है, 1962 में, याद रखना। और ये अवार्ड कब मिला था? एक दो महीने पहले रिजाइन, मतलब इसका टाइम पीरियड होने से एक दो महीने पहले इसको मिला गया था। वो अपने फ्रीडम फाइटर भी थे, स्टेटमैन भी थे। स्टेट्समैन मतलब भी अपने एरिया में शांति रखते थे। सेकुलर कंटिन्यू था फोर जनरेशन, मतलब स्कूल वगैरह भी ये चलाते थे, लड़कियों को भी यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्री राजगोपालाचार्य, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, श्री राजा जी। अब कई बार जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों में क्या पूछ लिया जाता है कि श्री राजा गोपालाचार्य में सी क्या है? इस सी का मतलब है भाई अपना, सी का पूरा नाम है चक्रवर्ती, ठीक है, चक्र सॉरी चक्रवर्ती, ठीक है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इसका पूरा नाम था। अब ये राजा जी क्यों कहलाते थे? क्योंकि यहाँ पर इसके जो फादर थे मोथारी नगर, आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, मोथारी नगर है कि मोथारी नगर है कुछ, मोथारी गर, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन मोथारी से नाम स्टार्ट है इसका। वो क्या थे? राजा थे। और वो किस चीज के राजा थे? वो था आपके स्कॉलर एंड एमरिट, मतलब कि आप क्या कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज थे इसके फादर, ठीक है। तो उसको हम उनको ये सभी जो थे ना राजा जी बुलाते थे, और इसी के नाम से उसको राजा जी बोला जाता है। अब बात कर लिया जाता है फ्रीडम फाइटर थे और लीडर थे श्री राजगोपालाचार्य। श्री राजगोपालाचार्य वॉज परमानेंट लीडर इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी क्या था, इनका बहुत सहयोग है। मैंने आपको बताया था कि सारे जो पर्सन है ना इंडिपेंडेंस में बहुत काम आ रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लंबा लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना हिस्ट्री का, और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड करेगा। क्लोज एसोसिएट विद महात्मा गांधी एंड प्लेड, महात्मा गांधी से रिलेट रखते हैं, ठीक है। वैसे महात्मा गांधी का नाम इन्होंने ऑप्शन में नहीं डाला, लेकिन अगर महात्मा गांधी का आ जाता ना, तो आपको उसके बारे में अपने देश में क्या क्या कानून चेंज हुए थे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने पढ़ना है, या तो आप बुक से पढ़िए या फिर नॉलेज लीजिए कहीं ना कहीं से। एंड सिग्निफिकेंट रोल ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ये लो दो मूवमेंट और आगे। सिविल डिसओबीडियंस, मतलब दो मूवमेंट अब इन्होंने इनके साथ भी किए थे महात्मा गांधी ने। आप देखोगे कि महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा आंदोलन किए थे। तो अब बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस क्या क्या थे अपने देश में। तो भाई बात कर लेते हैं अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
जितने भी मूवमेंट आएंगे बहुत अच्छा आपके लिए, आपका रिवीजन होगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक ये चला था। ठीक है, अब बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज है, ध्यान से सुनना। नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि ये सहयोग आंदोलन। ये सहयोग आंदोलन मतलब क्या था कि अंग्रेज सरकार जो थी ना, अपने जो मतलब यहाँ से अगर कोई कपास ले जाते और सस्ते दामों में कपास ले जाते और वहां से कपड़ा बनता कपास का, और कपास का कपड़ा आके यहाँ बेच देते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, थोड़ा महंगा रेट लेते थे। तो उन्होंने बोल रखा कि आप हमारे कपड़े पहनो, अच्छा लगेगा। क्योंकि वो ये समझते थे कि सबसे नॉलेजेबल पर्सन वो थे, मतलब आप क्या कह सकते हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन वो थे। और हमारे देश को वहां से एक नाम मिला था कि देशी गवार अनपढ़ इंसान है ये। तो वहां पर महात्मा गांधी ने इस चीज को देखा, और महात्मा गांधी ने 1919 में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया, थोड़े बहुत हरकत ऐसी वैसी हरकत करनी स्टार्ट कर दी। उनकी बात को सुन के अंग्रेज क्या बोला महात्मा गांधी ने कि भाई 19 कि ये हमारे सभ्यता के खिलाफ जा रहे हैं और हमें अपनी सभ्यता वापस चाहिए। इस सभ्यता को वापस करने के लिए महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन आप कह सकते हो सितंबर 1920 से लेकर आपका फरवरी 1922 तक चला था। लेकिन बंद क्यों हुआ, इसी बीच आप याद करो कि एक कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड आप कह सकते हो, चोरा चोरी कांड। जिसमें आपने क्या देखा होगा कि भाई, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपके स्पेस अपने पास आ जाए और अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, तो चोरा चोरी कांड हुआ था, वहां पर क्या कहे थे, 22 वालों को जिंदा जला दिया था लोगों ने। क्योंकि ये आंदोलन इतनी जोरों शोरों से चल रहा था कि अगर ये आंदोलन बंद नहीं होता तो अपना इंडिया, अपना भारत कभी का आजाद हो जाता, 1922 में शायद आजाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे लोगों ने ये कांड किया तो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन ले लिया वापिस। ठीक है, तो ये याद रखना कि इस बीच क्या कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था, असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ था। अब बात कर लेते हैं सिविल डिसोबीडियंस क्या क्या है। याद करो पिछले मतलब जब हम राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे, तो साल्ट सत्याग्रह वहां पर आपने सुना होगा। तो बस वो ये सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने खुद के कानून तोड़ा। खुद का कानून किस चीज का, नमक कानून तोड़ा। नमक कानून मतलब साल्ट सत्याग्रह कानून। साल्ट सत्याग्रह क्या, तो याद करो पिछले बता दिए मैंने ऑलरेडी, कब कब हुआ था। देखो अगर अभी पढ़ाया हुआ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे ना तो आप उतना ही ज्यादा क्या करोगे, इसको अच्छे से कर पाओगे। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। किलोमीटर की बात करें तो 380 किलोमीटर का अप्रोक्स था। माइल की बात करें 240 माइल। देखो 240 माइल से याद रख लेना 24 दिन तक ये चला था। ठीक, राइट, बहुत अच्छी चीज है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे ये, मतलब ये आपके क्या थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, और लास्ट भी यही थे। लास्ट क्यों थे, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की जो कुर्सी थी हमारे देश से खत्म कर दी गई। ठीक है, तो राजगोपालाचारी बिकम द फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल का मतलब ये है कि ये लास्ट थे और फर्स्ट भी यही थे। ठीक है, 1948 से लेकर 1950 तक इन्होंने किया। आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ने कब छोड़ी अपनी जगह, 1948 में छोड़ा। तो भाई ये क्या लिख रहा था मैं, 1900 पता नहीं क्या लिख रहा था। तो भाई चलो कोई बात नहीं, नहीं ध्यान। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन ये आपके क्या है,
तो आप एक चीज देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं। ये सिर्फ आपका 1 साल रहा था, ठीक है। कब कब? सिर्फ देश को आजाद कराने के लिए, इंडिपेंडेंस में ये आया था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 के टाइम पर कौन गवर्नर जनरल था, अगर पूछ लिया जाए तो? 15 अगस्त 1947 में कौन गवर्नर जनरल था जो कि अपना देश आजाद हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये अपना 1947 में आया था। याद करो 1946 में क्या था, मीटिंग हुई थी 3 दिसंबर 1946। तो जैसे ही वहां पर 1946 खत्म हुआ, 1947 में ये पर्सन आए जो कि देश को आजाद कराने आए थे, और 1948 तक ये रहे। 1947 में इन्होंने वैसे तो देश आजाद करा दिया था, लेकिन 1948 तक ये क्यों रही? क्योंकि इन्होंने ये देखना चाह रहे थे कि ये अपनी बातों पर रहते हैं। मतलब इंडियन के बारे में इनकी ऐसी सोच थी कि क्या रहेंगे ऐसी बातों पर, ये खुद अपने आप कानून संभाल सकते हैं। क्योंकि हमारा देश इंडिया तो था ना, बहुत सालों से गुलाम था। अगर आप याद करो, मुगल कब आए थे? मुगल आए थे आपके, आई थिंक 1526 में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। वहां से आपका बाबर आया था। और उससे पहले भी कहीं ना कहीं देश आजाद था। तो देश आजाद होने के कारण इन्होंने, इनकी माइंड थिंकिंग ये थी कि अब इंडियन अपना कानून नहीं संभाल सकते, तो 1 साल इसलिए यहाँ पर रहे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजा गोपालाचार्य को अपनी सीट दे दी। अब बात कर लेते हैं, अगर ये तो आपके लास्ट लास्ट ब्रिटेन लॉर्ड वो थे गवर्नर जनरल। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी। लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपको 1933 में आए थे। कौन है? याद करो कौन है। सबसे पहले अपने देश पर कौन गवर्नर जनरल बना था? और जो कि हालांकि इन्होंने इस सीट की इस सीट को यहाँ पर बनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 में ये आए थे, ठीक है। बहुत अच्छा इतिहास है अपने देश का, जितना पढ़ोगे उतना मजेदार है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। ओके। तो गवर्नर जनरल से पहले अपने देश में क्या सीट थी? ये वायसराय की सीट थी। तो वायसराय पे क्या होता था? लड़ाई हो जाती है। मतलब क्यों? यहाँ पर एक वायसराय, वायसराय का मतलब विक्ट्री, विक्ट्री। तो सभी ये चाहते थे कि मैं भी ये लूं। तो इस चीज को हटाकर क्या बोला गया? गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है। ओके। तो आगे पॉइंट देखते हैं। वैसे बहुत काफी लंबी वीडियो बनने वाली है, अच्छे वीडियो बनेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास स्टेट ये रहे, मद्रास स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे, जो कि आज के टाइम चेन्नई बन चुका है, 1937 से लेकर 1947 तक। और मद्रास स्टेट फ्रॉम 1952 से 1954, मतलब देश आजाद होने के बाद भी ये चीफ मिनिस्टर यहाँ के रहे, 1952 से 54। रिफॉर्म किया एजुकेशन सेक्टर में, और एड्रेस किया सोशल इश्यू को। हमने एजुकेशन को बढ़ावा दिया और सोशल को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता पार्टी के फाउंडर भी ये रहे हैं। 1959 की बात करें, राजगोपाल ने एक फाउंड किया स्वतंत्रता पार्टी, एक नई पार्टी यूज की, स्वतंत्रता पार्टी, जो कि क्लासिकल लिबरल प्रिंसिपल, मतलब कुछ प्रिंसिपल पर ये चलेगी। फ्री एंटरप्राइजेज, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो इन्होंने कुछ बेसिक सी शर्तें रखी थी। तो देखो, फ्री एंटरप्राइज, फ्री एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा? आप कहीं से भी कहीं पर भी घूम सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक। इंडिविजुअल लिबर्टी, अब मतलब अपने आप में आप कुछ भी करो, खाओ पियो मौज करो। मिनिमल गवर्नमेंट की बात करें तो, जो कि इकोनॉमी में भी इन्होंने क्या किया? टैक्स वगैरह को कम किया था, ठीक। पार्टी गेन सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन इन 1960, especially among the middle class and business community। तो एक पार्टी साइन की, जो कि स्पेशल किस लिए थी? मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी के लिए थी। अभी भी लोअर क्लास का यूज जिक्र नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव बातें हैं जो आप खुद निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, तो राइटर एंड स्कॉलर थे, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ लिख कर रहते थे। ट्रांसलेटेड, बहुत सारी ट्रांसलेटेड की
जो आप याद करो, रामायण रामायण लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी, उन्होंने इसको चेंज किया था किस किस में, इंग्लिश और तमिल में। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्होंने मिल चुका है, किसके लिए, तमिल के लिए, 1958। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1958 में मिला तमिल लैंग्वेज के लिए। किस लिए, क्योंकि उन्होंने महाभारत और रामायण को चेंज किया था, ठीक है, लैंग्वेज चेंज की थी। अवार्ड और ऑनर्स की बात कर ले तो राजगोपालाचारी अवार्ड, भारत रत्न मिल चुका है 1954 में। और बात करें कि राजेंद्र प्रसाद को कब मिला भारत रत्न, 1952 में मिला, 2 साल के बाद इन्होंने मिल चुका है। तो कंटिन्यू द रिमेम्बर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर। तो ये अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी थे, पॉलिटिकल भी थे, और लिटरेचर भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया। अब आ जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये सब फादर क्यों कहते हैं, देखो किसी भी चीज को फादर जब कहते हैं जब वो चीज उससे बनाई जाती है। तो यहाँ पर आर्किटेक्ट इन्होंने किया था किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब अलग अलग देशों से जाकर ये कानून लेकर आए और उसको अपने देश में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या था, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे, और ठीक है, इस डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा गहरी सोच रखते थे। गहरी सोच क्यों रखते थे वो आपको आगे आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बताऊंगा। दलित परिवार के थे, दलित एससी कास्ट में थे, और एससी कास्ट को यार नीची जात माना जाता है, तो ऊंची जात नीची जात में ऑलवेज मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इन्होंने अपने ऊपर को उठाने के लिए वो बहुत गहरी सोच में पड़ गए, पढ़े लिखे भी ज्यादा थे। तो उन्होंने क्या को कुछ पढ़ा, अपनी पढ़ाई का पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया, जो कि रिस्पॉन्स आपका कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखने को मिलेगा। एक्चुअल में बात करें तो ये एक अफसर थे, और लेकिन जो नीचे इसके काम करते थे वो उसकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि ऊंच नीच का लड़ाई थी, क्योंकि इसकी नीचे जात थी, और ज्यादातर जो वर्कर थे वहां पर ऊंची जात के थे, ठीक है। तो सोशल इक्विलिटी, इन्होंने सोशल इक्विलिटी के लिए काम किया, ठीक है। तो अब बोला कि जाता है चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस। चैंपियन ही क्यों बोला जाता है, जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी पढ़ लेते हैं। अम्बेडकर डेडिकेट हिज लाइफ टू फाइटिंग अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किससे लड़ना चाह रहे थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उच्च नीच की जाति वगैरह जातिवाद से। राइट ऑफ दलित, दलित को अपना हक जताना चाहते थे। मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मार्जिनलाइज क्या है कि इधर उधर घूम सकते हो, ठीक है। एडवोकेट फॉर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, बहुत ज्यादा पॉलिसी उन्होंने ली, ओके, अपनी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं लीडर ऑफ दलित मूवमेंट। इन्होंने दलित मूवमेंट के लीडर भी ये कहलाए। क्यों कहलाए, क्योंकि उनके राइट और डिग्निटी के लिए ये हमेशा लड़ते रहे, ठीक। इनके एफर्ट्स जो है अनटेजेबिलिटी, अनटेजेबिलिटी मतलब छुआछूत, और प्रमोशन किया सोशल रिफॉर्म का, ठीक है। मतलब छुआछूत का विरोध किया और प्रमोशन किया सोशल रिफॉर्म का। अब एजुकेशन और स्कॉलर की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन क्या किया अम्बेडकर ने, स्कॉलर क्या, बहुत ज्यादा एकेडमिक डिग्री ले रखी है, जो कि लॉ डिग्री, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अपने देश में इसको सिर्फ इस वजह से रखा गया क्योंकि ये बाहर पढ़ के आया हुआ है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये डॉक्टरेट कर चुके हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डॉक्टर। याद करो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर लगाते इसलिए हैं क्योंकि वो डॉक्टरेट मतलब पीएचडी करके आए हुए हैं। ही एम्फेसाइज एजुकेशन एज ए टूल ऑफ एम्पावरमेंट। इन्होंने अपनी एजुकेशन किसके लिए, अपनी पावर को शो कराने के लिए, देश को इक्वल पार्टिसिपेट करने पर, इक्वल मतलब इक्वल थिंकिंग सोच बदलने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, ठीक है। इकोनॉमिस्ट की बात कर लेते हैं, ये इकोनॉमिस्ट भी है। लॉ और सोशल इशू के अलावा एम्बेडकर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इकोनॉमिक्स क्या है, जो देश की फाइनेंशियल स्थिति कैसे है, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और पब्लिक पॉलिसी जो कि ये ऑलरेडी बनाते रहते हैं। कंट्री फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, अब बोल दिया जाता है कि वो इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, कौन है, लॉ एंड जस्टिस। याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं, तो उसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, भीमराव अंबेडकर। एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर, और मिनिस्टर ऑफ लेबर भी कौन है,
आपके भीमराव अंबेडकर, ये फर्स्ट थे। और बात कर लेते हैं आज की। तो भाई आज की बात कर लेते, तो आज के टाइम जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इंडिया के, अर्जुन राम मेघवाल, जो कि आपके राजस्थान से है, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ लेबर के तो अलग अलग स्टेट के अपने मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि आपके स्टेट में मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है, ठीक है। लेजेसी एंड इन्फ्लुएंस के बारे में बात करें तो ये क्या क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में प्रभाव दिखाए। एम्बेडकर का जो आइडिया था कंटिन्यू करता शेप इंडिया को सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, मतलब जैसे जमीन इक्वल होती है वैसे ही इस देश की हालत को ये सुधारना चाहते हैं। थिंकिंग को ये बहुत अच्छी, बहुत थिंकिंग, मतलब थिंकिंग के ऊपर इन्होंने काम किया है। एज एडवोकेसी फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए, जस्टिस के लिए। राइट ऑफ अपोर्स रिमेन हाईली इन्फ्लुएंशियल इंस्पायरिंग मूवमेंट फॉर सोशल चेंज ग्लोबली, ठीक है। तो ये एक इंस्पायरिंग मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। वैसे ये ज्यादा बड़े मूवमेंट नहीं थे, लेकिन इन्होंने, है ना, देश की थिंकिंग के लिए बहुत बड़ा योगदान अपनी लाइफ में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना ही समझ लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस तरह भी रहकर, मतलब सब रिजेक्ट करते तो उसके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा इन्होंने देश की सोच को बहुत तरीके से बदला और देश के ऐसे कानून बनाए जो कि सभी को बराबर रख सकता हो, ठीक है। अपना नया इंसान आया टी टी कृष्णमचारी। तो टी टी कृष्णमचारी का पहले तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पूरा नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका थोड़ा बहुत योगदान था अपने देश में। तो बाकी पढ़ लेते हैं क्या जाता है, अच्छा है अगर नाम है तो पढ़ा जाएगा इसका। तो भाई फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीटी का मतलब क्या होता है, देखो ये एक साउथ इंडियन पर्सन है और इसको हम बोलते हैं तिरुवेल्लुर, ठीक है। फर्स्ट टी का मतलब, सेकंड टी का मतलब थर्टाई, थर्टाई कृष्णचारी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है ये है। अगर आपसे पूछ ले कि टीटी का मतलब क्या है, तिरुवल्लुर थर्टाई कृष्णमचारी है, जो कि आपका क्या थे, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। ओके। अगर आगे फाइनेंस मिनिस्टर का रोल आएगा तो मैं आज का भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसके बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो बोला कि अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में बोला कि वॉज बोर्न इन 1899 में पैदा हुए थे तमिलनाडु में, इंडिया के अंदर। तो तमिलनाडु आए, मतलब जो भी आपके स्टेट आए, चाहे आपकी जगह आए, तो सबसे बड़ा काम आपने अपनी नॉलेज के लिए क्या करना है, उसके बारे में, स्टेट के बारे में सब कुछ पता करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। इज कंप्लीटेड इज एजुकेशन एट पचायप्पा कॉलेज इन चेन्नई, चेन्नई के पचायप्पा कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। और उसके बाद लॉ किया, ठीक है, परस्यूड, मतलब कि बीच में छोड़ दिया लॉ को। तो पॉलिटिकल करियर की बात कर लेते हैं। तो रोल तो है, तो सर्व एज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, ये असेंबली ऑफ इंडिया के मेंबर भी रहे हैं। क्यों रहे हैं, क्योंकि कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। कौन थे ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि भीमराव अम्बेडकर के साथ थे, ठीक है। फार्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिनिस्ट्रियल रोल के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्ड इंपोर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो, इनका बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना याद रख लेना। बाकी ये देख लो, फाइनेंस मिनिस्टर थे, कब कब थे, 1557 से 58 के बीच ये रहे। और दूसरी बार कब रहे, सॉरी, 1957 से लेकर 1958 तक ये रहे। लेकिन ये क्या, आई थिंक 1956 होना चाहिए, क्योंकि 2 साल कम से कम ये रहे हैं। फिर दूसरी बार कब रहे हैं, 1964 से लेकर 66 तक रहे, ठीक है। ओके। तो टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए, बाकी आप देख लेना 1957 है, 1956 है। मेरे ख्याल से 2 साल तक ये रहे थे, 56 के बाद 58, 1956 और 58 में, और फिर 64 और 66 में ये रहे थे।
इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इनके इकोनॉमिक्स पॉलिसी करते हैं, इंक्लूडिंग हिज सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी किसके में, इसके अकॉर्डिंग, इसके फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में कुछ ज्यादातर क्वेश्चन किस तरह आते हैं कि ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर आए। ठीक है, 5 ईयर प्लान मतलब कि आपका 1952 से लेकर 1956 तक हुआ, 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, ये आपके 5 ईयर प्लान है, राइट। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान छोटा था। ठीक है, तो ये आपके 5 ईयर प्लान है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, सॉरी, 1951 से लेकर 1956। तो ये जो आपका आया था ये 1956 से लेकर 1961 के बीच में आया था, ये तो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर आया था, ये याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता। अब बात कर लिया जाते हैं इसके कंट्रीब्यूशन के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्या कंट्रीब्यूशन था। तो कृष्णा ने रोल किया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की थी यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि ये आप देखोगे 1956 से लेकर 1958 तक क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद करो। ठीक है, इसने सपोर्ट किया पॉलिसी को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रूप में एंड कुछ इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रूप में काम किया। लीजेसी और इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया का इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि उन्होंने ऑलरेडी किया। एंड पॉलिसी कंटिन्यू रखे, इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स डिबेट एंड पॉलिसी मेकिंग इन द कंट्री। तो ये पॉलिसी मेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या, जैसे जैसे इंडस्ट्री अपने देश में आ रही थी, तो उस देश की क्या होगी, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन उस देश की आर्थिक व्यवस्था कब सुधरेगी, जब उसमें क्या हो, मजदूर हो, और मजदूर के लिए इंसानों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने काम किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, राइट। तो ये क्या आपके आईएएस ऑफिसर हैं, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे, इसलिए तो इसको क्या किया, प्रोविजनल प्रेसिडेंट पहले ही बनाया गया। ठीक है, ऑथर और स्कॉलर की बात करें तो ये क्या है, स्कॉलर कंट्रीब्यूशन है। फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, मतलब इनके जो पढ़ाई है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के रूप में है, जो कि यूपीएससी एग्जाम में बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप कह सकते हो। पॉलिसी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्वॉल्व इन शेपिंग पॉलिसी दैट इम्पैक्ट गवर्नेंस एट वेरियस लेवल। तो बहुत ज्यादा पॉलिसी इन्होंने चलाई है, जो कि देश के गवर्नमेंट के ऊपर काम करें। ईच एक्सपर्टाइज टू बियर ऑन डेवलपमेंट इशू एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो कि आपका क्या हो, जो आप बियर ऑन, बियर का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टाइज टू बियर। तो जितने भी नुक्स, जैसे कि कोई किसी के कहा सुनी करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, और उस बात को कोई ना कोई तो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपर्टाइज ऑन बियर। तो डेवलपमेंट इशू को इन्होंने दूर किया। ठीक है, और पब्लिक सर्विस को इन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्विस ये देते रहे। एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर ले तो नोटेबल रिसर्च एंड पब्लिकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिस एंड इवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो ये पढ़ाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन, पब्लिकेशन एंड नोटेबल रिसर्च, तो ये चीज उन्होंने पढ़ाई की के रूप में अपने लाइफ कॉलेज किया। आगे बात कर लेते हैं रिफॉर्म एडवोकेट के रूप में क्या हुआ। इसका कैरियर एडवोकेट के रूप में, देखो इन्होंने जितना भी किया ना, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, गवर्नमेंट लेवल तक ही काम किया है। एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट के अंदर ही इन्होंने क्या बनाया,
एफिशिएंसी मतलब कौन कितना काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि कहाँ से, मतलब उसके बारे में अच्छे डिटेल लिखना, अकाउंटेबिलिटी उसको सैलरी कितनी देना। तो ये चीज क्या थी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल थी। लीडरशिप रोल का बारे में बात कर लेते हैं। लीडरशिप पॉजिटिव पोजीशन थी ब्यूरोक्रेसी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंट रोल करती है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। तो आपने ये 6 पॉइंट देखे होंगे, तो 6 पॉइंट में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। ये क्यों थे, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर था और इसी की वजह से इन्होंने क्या ज्वाइन किया था, इस चीज उसको ज्वाइन किया था इसमें, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। तो ये था आज के टॉपिक और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज की वीडियो पर इतने रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और नेक्स्ट जय हिंद।